आज के शो में। पीटीआई हुकूमत का ओजीडीसीएल और पीपीएल के शेयर्स फरोख्त करने का फैसला। क्या हुकूमती जल्दबाजी से कौमी खजाने को अरबों रुपए नुकसान का खदशा? अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सफान खान। आज इस प्रोग्राम में अहम तरीन सवाल उठाएंगे। एक मुतवक्का स्कैम क्या मौजूदा हुकूमत का बन सकता है? पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ओजीडीसीएल जो कि मुनाफा बख्श इदारे हैं, इनकी शेयर्स की फरोख्त का फैसला। पहले प्राइवेटाइजेशन कमीशन, उसके बाद जो निजकारी कमेटी है काबीना की, और फिर निजकारी जो उस वक्त वफाकी काबीना उसकी तरफ से इसका अप्रूवल होता है। इनके शेयर्स की फरोख्त जिसका फैसला हुआ है वो ऐसे वक्त में हुआ है जब पेट्रोलियम डिवीजन भी ये एतराज उठा रहा है कि जो करंट मार्केट कंडीशंस हैं, मार्केट कंडीशंस सूदमंद नहीं है इन शेयर्स की फरोख्त के लिए। यानी मार्केट कंडीशंस जो पाकिस्तान पेट्रोलियम की हैं वो 98-99 के अराउंड शेयर चल रहा है, 110 रुपए चल रहा है इस वक्त ओजीडीसीएल का। और नून लीग के दौर में अगर आपको लेके जाएं, नवंबर 2014 जब नून लीग 216 रुपए का ये शेयर था, उस वक्त भी इसको फरोख्त नहीं कर पाई थी। वो क्यों नहीं कर पाई थी, ये सवाल प्रोग्राम में उठाएंगे। आज जब इसको फरोख्त किया जा रहा है तो इस फैसले के पीछे क्या कोई मुतवक्का ये जो जल्दबाजी है, क्या ये जल्दबाजी का फैसला है? और फिर सब में अहम सवाल, क्या इससे कौमी खजाने को कोई नुकसान हो सकता है? ये अहम तरीन सवाल। आखिरकार इस ट्रांजैक्शन के पीछे क्या इंटेंशंस हैं, तमाम तफसीलात जुबैर साहब इस ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। इस ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं इन अहम तरीन सवालात और अहम तरीन इंकशाफात के साथ। ब्रेक के बाद देखेंगे बेनकाब में जुबैर साहब को हमारे साथ आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात। ओजीडीसीएल और पाकिस्तान पेट्रोलियम के शेयर्स की फरोख्त का मामला, काबीना की तरफ से मंजूरी, प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड की तरफ से मंजूरी। हमारे साथ प्राइवेटाइजेशन कमीशन के साबिक चेयरमैन और नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब इस प्रोग्राम में मौजूद है। जुबैर साहब, ये जो फैसला है हुकूमत का, क्या ये फैसला जल्दबाजी में हो रहा है, और अगर ऐसा है तो क्यों है? जुबैर साहब। बिल्कुल, जो सबसे बड़ा जो हमारा कंसर्न है कि इस वक्त जो माहौल है ओवरऑल, एक तो पोस्ट कोविड माहौल जो है वो इतना इनकरेजिंग माहौल नहीं है बिजनेस, ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट के हवाले से। रेट्स आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि जी अगर आप अभी मार्केट में लेके जाएंगे और ये ग्लोबल ट्रांजैक्शन ओजीडीसीएल की खासतौर पर ग्लोबल ट्रांजैक्शन होगी तो इसमें क्या इंटरेस्ट आएगा? आप जो प्राइस अपनी बनाएंगे उस पर आपको क्या एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा या नहीं मिलेगा? और मेरी जो प्राइवेटली कुछ मेंबरान से बात हुई है प्राइवेटाइजेशन बोर्ड के, वो भी उनका भी कंसर्न यही है। लेकिन हफीज शेख साहब या मेरा ख्याल है दूसरे जो सीनियर लोग हैं हुकूमत में, दे वांट टू पुश समथिंग। देखिए ना, मसला ये क्या हुआ है सफान कि जब हम, और मैं थोड़ा सा वजाहत इसलिए करने की जरूरत है कि 2 साल पहले जब ये हुकूमत आई थी तो इनको सबसे ज्यादा जो नंबर 1 चैलेंज था वो था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के हवाले से। करंट अकाउंट डेफिसिट का जिक्र करते थे, तो जाहिर सी बात है दे हैड टू फाइंड वेज टू बिल्ड अप देयर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड उसको करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना था। इन्होंने वो जो सबसे ज्यादा खराब तरीकेकार है, इंपोर्ट्स को कम करके दबा के, प्लांट एंड मशीनरी रोक के, इकोनॉमिक एक्टिविटी को खत्म करके वो करंट अकाउंट डेफिसिट। हमने जो एक प्रोजेक्ट छोड़े थे जो RLNG के थे, जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस भी शुरू हो गया था, उनको ऑन लिस्ट भी डाल दिया था, और जिससे $2-2.5 बिलियन तक आसानी से रेज भी हो सकते थे। वो कोई PIA जैसी ट्रांजैक्शन तो थी नहीं, ना स्टील मिल जैसी ट्रांजैक्शन थी कि जी इतना कॉम्प्लेक्स है, एम्प्लॉयज हैं, जमीन का क्या होगा एंड व्हाटएवर, उसका कोई पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी नहीं थी। एक तो वो नहीं किया। फिर उसके बाद जो आप इस किस्म की ट्रांजैक्शंस कर सकते थे, जैसे आप कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस कर सकते थे, जो 4-5 महीने में जब एक माहौल अच्छा था, हुकूमत को एक बड़ा पॉजिटिव ओवरऑल सेंटिमेंट था हुकूमत के लिए, वो नहीं आपने किया। सो अब 2 साल गुजर गए हैं, 2 साल के बाद देयर इज नथिंग टू शो। सो उस वजह से नाउ दे आर नाउ गोइंग इनटू दैट काइंड ऑफ हरी
और सेंस ऑफ अर्जेंसी है कि जी कुछ ना कुछ तो करके दिखाएं, कुछ ना कुछ तो करके दिखाएं। नहीं, वैसे आज जो मार्केट प्राइस है इस वक्त ओजीडीसीएल की और पाकिस्तान पेट्रोलियम की, इस मार्केट प्राइस के ऊपर, क्योंकि मुझे याद है आप नवंबर 2014 में जब आप फरोख्त करने जा रहे थे ओजीडीसीएल, दैट वाज अराउंड 216 पर शेयर, जिस वक्त आप नहीं बेच सके थे, आपने रोक दी थी ये ट्रांजैक्शन, तो आपने क्यों नहीं बेचा था 216 रुपए के ऊपर, और आज ये 109 110 पे ये बेचने जा रहे हैं, ये आपकी रुकी क्यों थी ट्रांजैक्शन पहले ओजीडीसीएल वाली? एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक तो दो रीजंस हुए थे ओजीटीसीएल की ट्रांजैक्शन की रुकावट में। एक तो था कि इट वाज प्लान्ड फॉर सितंबर 2014 और आपको पता है धरना शुरू हो गया था और वहाँ इस्लामाबाद में तो फिजिकल मूवमेंट ही पॉसिबल नहीं थी, और जो ओजीटीसीएल के फाइनेंशियल एडवाइजर्स थे, बिकॉज इट वाज अ ग्लोबल ऑफरिंग, तो उसके जो लॉ फर्म थी वो ब्रिटिश बेस्ड थी एसेंशियली, एंड दे इनिशियली ऑब्वियसली को 15-20 दिन 25 दिन के लिए उन्होंने डिले कर दिया। और दूसरा उसके साथ साथ आपको पता है कि उस वक्त ऑयल क्राइसिस आया हुआ था एंड एवरीवन वाज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द ऑयल मार्केट। सो जब वो प्रोसेस शुरू हुआ है, प्रोसेस तो 4-5-6 महीने पहले शुरू होता है, बट जो एक्चुअल फाइनल जो राउंड होता है, जब रोड शोज वगैरह शुरू होते हैं, दैट वाज स्टार्टेड एंड ऑफ सितंबर 30th इनफैक्ट, और उस दिन प्राइस थी 275 रुपए ओजीडीसीएल की। और जैसे हम रोड शो स्टार्ट किए तो वो प्राइस गिरनी शुरू हो गई थी बिकॉज ऑफ द ओवरऑल वर्ल्ड ऑयल क्राइसिस। अच्छा, हमारा जो था कि जी हमको 240 वगैरह में हम कर लेंगे, और वो डेट्स बिल्कुल उसकी जो ट्रांजैक्शन की डेट्स थी वो भी सेट थी, सब कुछ था। हम इन द मिडल ऑफ द रोड शोज थे, पीटीआई ने जाके पेशावर हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। अच्छा। और स्टे का जब हमने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, एक तो उसमें टाइम लगता है, बट when you are talking to big funds like कोई भी फंड होगा जो पोटेंशियल बायर था, आपको ये शेयर भी करना था कि जी there is a legal hitch also at this point in time, there is a stay, so आप you could not hide that fact from them। सुप्रीम कोर्ट के पास, बट हम उसको अपनी तरफ से डाउन पे करते थे कि जी सुप्रीम कोर्ट ठीक कर देगा, वी आर नाउ डूइंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आप मार्केटिंग कर सकते हैं, आप सेल नहीं करेंगे। अब ये एक अजीब सा फैसला था कि भाई सेल नहीं करेंगे तो मार्केटिंग करके। अब इतने में वो अक्टूबर के 3rd वीक आ गया, और पोटेंशियल बायर्स जो है वो अब ये क्वेश्चन करते थे कि जी लेटेस्ट रिजल्ट्स लेके आए। लेटेस्ट रिजल्ट सितंबर के थे, विच मेंट कि पहले तो वो कोई ऑडिट होगा मिनिमम लेवल का, फिर वो एजीएम होगी ओजीटीसीएल की, वो अप्रूव करेंगे, फिर हम वो नंबर्स शेयर कर सकते थे ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ। सो ऑल दैट टुक सो लॉन्ग, जिसकी वजह से शेयर प्राइस फाइनली 216 पर आ गई। मैरिल लिंच, बैंक ऑफ अमेरिका और मेरा ख्याल सिटी थे इसमें जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स थे, और उन्होंने उस वक्त ये सजेस्ट किया था दो। अच्छा, आईएमएफ का क्वार्टरली रिव्यू भी साथ चल रहा था। अच्छा। और आपको पता है पीटीआई की जो पॉलिटिक्स थी वो ऐसी थी कि ये सब कुछ आईएमएफ के दबाव में कर रही, so there was also lot of politics involved in it। फिर इन्होंने ओजीटीसीएल के जो वर्कर्स थे उनसे स्ट्राइक भी करवा दी। So it was a hodgepodge। 216 has to be seen in the context कि वो 275 से 216 आ गया था। लेकिन इन्होंने it is the entire responsibility of the present party in power, जिसकी वजह से ये ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी, नॉट जस्ट ट्रांजैक्शन। वैसे एक बात बता दें, ये जो 216 पर फरोख्त थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वाज अगेंस्ट द सेल ऑफ शेयर एट 216, या फिर वो प्राइवेटाइजेशन के ही खिलाफ थी जिसकी वजह से वो कोर्ट गई थी? ये मामला प्राइस का था या इट वाज अबाउट प्राइवेटाइजेशन इन प्रिंसिपल? इट वाज प्राइवेटाइजेशन इन प्रिंसिपल, बिकॉज प्राइस तो वो 216 की बहुत आगे जाके डिटरमिन होती है। ये गए थे, I can be very very specific and sure about it कि ये गए थे अक्टूबर के 1st वीक में स्टे लेने के लिए। अच्छा। उस वक्त प्राइस डिटरमिन होती है सफान, जब आप सारी रोड शोज वगैरह कर लेते हैं और फिर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि व्हाट शुड बी द बेस प्राइस, व्हाट शुड बी द पोटेंशियल सेलिंग प्राइस, दैट इज देन अप्रूव्ड बाय द प्राइवेटाइजेशन कमीशन एंड सब्सिक्वेंटली बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन। तो वो तो अक्टूबर में जब वो गए थे 1st वीक में, उस वक्त तक तो प्राइस का कोई झगड़ा था ही नहीं। ये एसेंशियली इन्होंने स्ट्राइक भी इस वजह से करवाई थी कि ये कह रहे थे कि ये हम ओजीडीसीएल को बेच सकते हैं। उनकी लेबर यूनियन के साथ मैंने खुद नेगोशिएशंस किए, मैंने कहा ये एक पोर्शन है शेयर्स का जो हम बेच रहे हैं, इससे ना मैनेजमेंट चेंज होगी ना एम्प्लॉइज में कोई डिफरेंस होगा, और ये बिल्कुल वैसी ही ट्रांजैक्शन है
जैसी मुशर्रफ साहब ने की थी 2005 या 2006 में, जब शौकत अजीज जब इंटरेस्टिंगली जब गए थे ये रोड शोज करने के लिए, तो उस टीम का हिस्सा असद उमर भी थे। तो हमने कहा कि भाई अभी क्या डिफरेंस हम कर रहे हैं, और यही सवाल आज हम पूछ रहे हैं इनसे कि आप स्टेज अब लेने गए थे तो आप तो हमें एक इंच मूव नहीं करने देते थे। दे वांटेड टू ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट एंड उसको एम्बैरेस करने, इन्होंने खत लिखे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, फिर सिटी को इन्होंने वार्न किया, इन्होंने मैरिल लिंच को इन्होंने वार्न किया कि जी वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट एनीथिंग लाइक दैट। अब आप खुद सोचें कि मॉर्गन स्टैनले और बड़े बड़े फंड्स के पास अगर ऐसे लेटर्स जाएंगे तो वो क्या रहेगा? या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई खत लिख रहा था मैरिल लिंच को, सिटी को? कौन लिख रहा था ये खत? किसके? डू यू नो दिस? कौन? ये जाहिर है सॉरी वो इमरान खान तो नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है, मुझे स्पेसिफिक नाम तो नहीं पता, बट आपको पता फाइनेंस के मामलात उस वक्त असद उमर ही देखते थे जी। अच्छा, अब जो है बट मैं बता रहा हूँ, इन द मिडल ऑफ द रोड शो, इन द मिडल इट इज, आप खुद बताएं कि आज अगर ये जाएं रोड शोज करने पड़ेंगे इनको, अगर यहाँ से हम कोई स्टे लेके करते हैं, इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुकूमत के लिए नहीं हो सकती कि आप ग्लोबल इन्वेस्टर्स के सामने बैठे हुए हैं, सारा एजेंडा आपका सेट है, और इसके जो रोड शोज होते हैं ना सफान, ऐसे नहीं होते कि आपने कोई 500 लोगों की इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस करनी है। इसके हर फाइनेंशियल जो हब है, चाहे जिस तरह लंदन है, फिर न्यूयॉर्क है, बॉस्टन है, दुबई है, सिंगापुर, हांगकांग, वो उसमें हर रोज कोई 8-9 बैक टू बैक मीटिंग्स होती हैं इंडिविजुअल पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के साथ, जिसमें आप, एंड देन इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट पर्टिकुलर शेयर्स, यू आर आल्सो टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बिकॉज दैट इज एन अपॉर्चुनिटी कि आप बिल्ड अप करते हैं कंट्री का इकोनॉमिक प्रोफाइल, उसकी क्रेडिबिलिटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट ओजीडीसीएल, तो काफी देर में आता है, जिस तरह एचबीएल किया था या यूबीएल किया था या दूसरे, वो तो बाद में आते हैं। पहले आप ओवरऑल इकोनॉमिक डायरेक्शन, पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी, वो तमाम चीजें बिल्टअप करते हैं ताकि आप इसकी वजह से बाकी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की तरफ भी उनको माइल करें। नाज़रीन, इस नुक्ते पर, इस पॉइंट के ऊपर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद कुछ अहम सवालात मजीद ओजीडीसीएल और पीपीएल की मुतवक्का इस ट्रांजैक्शन और मार्केट ऑफलोड, शेयर्स ऑफलोड के बारे में। इस ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। अगर हमारे पर ये ब्लेम किया जा सकता है कि जी नैब का केस इनिशिएट करने के लिए, तो हम तो ये बड़ा सीधा सीधा सवाल पूछेंगे कि 216 का आप मना कर रहे थे और 109 का बेचने के लिए तैयार हो गए, तो एटलीस्ट हमें ये तो बताएं कि वजह क्या है। और ये वही सवाल है सफान, जिस तरह स्टील मिल के हवाले से है कि जब हम लॉन्ग टर्म लीज करने जा रहे थे, हमारे पास पोटेंशियल इन्वेस्टर भी आ गए थे, हम कैबिनेट कमेटी में जब चले भी गए, फिर नेशनल असेंबली कमेटी में गए, तो वो सारे मीडिया के सामने, उस वक्त ये थी प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रीज की कैबिनेट कमेटी जिसको असद उमर चेयर करते हैं, उन्होंने कहा कि जी हम होने ही नहीं देंगे नो मैटर व्हाट। और हमने ये कहा था कि सिर्फ 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टील मिल के हवाले से। पाकिस्तान की हुकूमत का जो ब्लीडिंग है वो खत्म हो जाएगी इमीडिएटली, एम्प्लॉयज को 3 साल के लिए हम सेव कर सकेंगे, और तीसरा ये है कि मिल चलनी शुरू हो जाएगी। अब वही चीज आप करने जा रहे हैं, अल्लाह करे आप कर सकें, बट मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि इन्होंने इस हद तक गए थे कि जब हमने ये सवाल पूछा, मीडिया वहां मौजूद था कि अच्छा ये 3 जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, आप बता दें कि क्या आप करेंगे, आप प्रपोज